तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई भी सब लोग की एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग जो है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव और देखना है, जो आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जो है आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 95 प्लस मार्क्स आए, तो उसके लिए जो है आपको लगातार इस सीरीज के साथ बने रहना है, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। और उसके साथ साथ जब हम लोग आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसको भी कंप्लीट करना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। ठीक है, तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आप लोग को पता रहेगा तो आंसर देते चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि ए स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें तो पहले लग रहा है आंसर टिक हो गया हुआ है। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है कि जो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीन के लिए तो खींच सकते हैं, जो डाइपोल होता है उसके लिए हम लोग स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं खींच सकते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दो। बहुत सारे बच्चों को तो इसका आंसर पता भी होगा। बोल रहा है कि चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इन कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन पर पता है कि जितना चार्ज माइनस में होता है, तो प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज प्लस में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। क्योंकि कूलम्ब यही लिख दिया था, इसलिए यहाँ यूनिट नहीं लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वेरीज एज। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो एक चीज जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो बनेगा वो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान रखो, इसका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। चलो इसको देखते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब बनाते हैं तो एक प्लस चार्ज लेते हैं और उतना ही एक माइनस चार्ज लेते हैं, तब जाकर के बनता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिसमें ध्यान रखो, ये एक्सिस जो होगा, ये एक्सिस जो रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल लाइन, या तो हम लोग बोल देते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, या इसी को हम लोग बोल देते हैं एक्सियल लाइन। ध्यान रखना है। और इसी में जो है जो मिड पॉइंट इसका होगा, जो मिड पॉइंट होगा उस पर जो हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो एक्सिस आएगा इसको हम लोग या तो बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसी का एक दूसरा नाम है इक्विटोरियल लाइन। इसी का एक दूसरा नाम क्या है, इक्विटोरियल लाइन। तो इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा है। बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल लाइन पर होता है, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर होता है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर होता है, इन दोनों का रेशियो कितना होता है। तो ध्यान रखोगे, इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 2:1 के बराबर। ठीक है, ये पढ़ाए होंगे, उसमें देखोगे मिल जाएगा कि फॉर्मूला किस तरीके से पुट करते हैं, तो 2:1 आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला है कि ऐसा यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के लिखते हैं, या हम लोग क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन आर, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखो, दोनों का यूनिट सेम होता है, जो यूनिट इसका होगा वही यूनिट इसका भी होगा।
तो अगर दोनों का यूनिट सेम है तो डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो कटने के बाद यूनिट बचेगा ही नहीं। तो ध्यान रखो, इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, यूनिट लेस होता है। इसके बारे में ध्यान रखोगे कि ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली, बोला है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है जिसके पास एक के पास चार्ज Q1 है और एक के पास चार्ज Q2 है। जैसे ये एक है तो इस पर चार्ज Q1 है और एक दूसरा है इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है। बोला है कि आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में लाते हैं इस तरीके से, दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आगे, एक पर चार्ज Q1 है और एक पर चार्ज Q2 है। उसके बाद बोला है कि एंड प्लेस्ड एट द सेम सेपरेशन, पहले जितना सेपरेशन पे था, जैसे मान के चलो पहले ये R डिस्टेंस पर था, तो फिर से इसको क्या किया, कांटेक्ट में रखा, कांटेक्ट में रखने के बाद इसको क्या किया, फिर हटा दिए, और हटाने के बाद फिर दोनों को सेम सेपरेशन पे रख दिए। तब बोल रहा है कि बताइए द फोर्स बिटवीन देम विल, कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है तो उसमें क्या चेंज आएगा, क्या वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या रिमेन्स अनचेंज रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर जीरो हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब ये दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो कांटेक्ट में लाने के बाद चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब ये लाएंगे तो देखो Q1 और Q2 था, तो अब क्या हो जाएगा, जब सेपरेट करेंगे अलग से तब इसका जो चार्ज बनेगा वो Q1 प्लस Q2 और बट्टा में 2 हो जाएगा, और ये भी बन जाएगा Q1 प्लस में Q2, Q1 और प्लस में Q2 और बट्टा में कितना आ जाएगा 2। अब इसकी वजह से क्या होता है कि देखो सेम डिस्टेंस पर तो रख दिए लेकिन दोनों का चार्ज बढ़ जाएगा, पहले Q1 Q2 था, अब Q1 प्लस Q2 बट्टा 2 है, जो कि दोनों Q1 और Q2 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और चूंकि चार्ज बढ़ेगा तो F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बट्टे में R स्क्वायर। तो चार्ज अगर बढ़ेगा डायरेक्टली में है तो चार्ज बढ़ने की वजह से फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखो फोर्स क्या करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर दो स्फीयर है, अब दो स्फीयर जो है क्या है, कुछ चार्ज दिया हुआ और उसको कांटेक्ट में ला करके अगर फिर सेम डिस्टेंस पर रखते हैं तो वो फोर्स को क्या करेगा, बढ़ा देगा। चलो अगला देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कैसा फोर्स है, तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन आर एडेड ऑन ए पिथ बॉल, सीधा समझो कि 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो है किसी बॉल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो निगेटिव चार्ज ऑन द पिथ बॉल, कि उस बॉल पर निगेटिव चार्ज कितना होगा, तो पता है जैसे मान के चलो कि ये एक बॉल है और इस पर हम कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया हुआ है 10⁶। पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी आता है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन के जो है क्या है, निगेटिव होता है, तो यानी कि इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज करेगा। तो कितना चार्ज करेगा वही निकालना है। तो ध्यान रखो उसके लिए हम लोग पढ़े एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला कि Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर कितना होता है, Ne। तो चूंकि कितना इलेक्ट्रॉन को लेकर के आ रहे हैं, तो 10⁶ को, तो n का मान जो है यहाँ दिया हुआ है 10⁶ है इंटू, और इलेक्ट्रॉन होता है 1.6, सॉरी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1.6 इंटू में 10⁻19 में से जो है यानी कि 19 में से 6 अगर माइनस करोगे तो कितना बनेगा माइनस में 30, यानी कि 1.6 इन 10⁻⁻13। इतनी बात समझ आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बता ही नहीं रहे, तुम लोग बना लोगे। इसमें क्या हुआ ना कि देखो बोला कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन आर टेकन आउट फ्रॉम, पिछला में क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस बॉडी से। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बट ध्यान रखो अभी भी उतना ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जितना वो ऐड कर रहा था, तो जितना ऐड कर रहा था अगर उतना ही खींचेगा तो जो पहले निगेटिव में चार्ज हो रहा था वही आप किस में चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। बना करके देख लेना, इतना ही आएगा। चलो अगला देखो, बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एन अनचार्ज्ड बॉडी देन द बॉडी, बोला है कि अगर किसी अनचार्ज्ड बॉडी पे, जैसे ये अनचार्ज बॉडी है और इस पर इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें
तो पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिव लेकर के आएगा ना, तो निगेटिव लेकर के आएगा तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गेट निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चलो अगला देखो, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अनचार्ज्ड बॉडी, कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन, पिछला ही जैसा क्वेश्चन है, पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो निगेटिवली चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिए तो चूंकि ये बहुत सारा निगेटिव लेकर के निकल जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडी इंक्रीज्ड, है ना, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड बॉडी इंक्रीजेज इट्स चार्ज। अब बताओ कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे मान के चलो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसका वेलोसिटी हम बढ़ा दिए, तो बताओ वेलोसिटी बढ़ाने से चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? तो बोल रहा है कि बताइए कि चार्ज में जो है क्या चेंजिंग आएगा, तो बोलेंगे कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए कि वेलोसिटी बढ़ाने से इसके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग बोल देंगे डज नॉट चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वेलोसिटी बढ़ाओ घटाओ कि जो है कुछ भी करो, उस पर चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आता, इसलिए ध्यान रखोगे कि डज नॉट चेंज। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर। अब जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी करंट है, तो बोला है कि इन दोनों में से कौन से करंट को जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक कर देता है। तो डायरेक्ट याद रखोगे कि जो डायरेक्ट करंट होता है इसको कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है। अगला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब देखो कैपेसिटर जो होता है तो पता है कि उसमें एनर्जी स्टोर होता है, तो बोला है कि उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो स्टोर होता है। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम when it makes an angle theta with electric field। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, हम लोग पीछे इस टाइप का क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात किए होंगे। तो एक चीज ध्यान रखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी यू होता है ये बताए होंगे कि ये होता है पीई और इनटू में कॉस थीटा। ये कितना बनता है, पीई और इनटू में कॉस थीटा। अब देखो बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट टेक एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल पर जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब देखो पूरा खेल एंगल का है, तो इसका मतलब है कि इसको कांस्टेंट मान करके चला है, तो अगर ये कांस्टेंट है और अगर एंगल पर जाओगे तो cos थीटा जब सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और cos थीटा जब सबसे कम होगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा। तो cos थीटा का मान जो होता है, cos थीटा का मान ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 के बराबर। अब तुम ये बोलोगे कि cos 0 पे भी 1 होता है, तो 0 काउंट ही नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि 0 का क्या मतलब है कि एंगल बनाया ही नहीं, तो बोल रहा है कि थीटा एंगल बनानी चाहिए, तो वो कितना एंगल जो है लेना पड़ेगा आपको, π/2 पता है कि cos π/2 0 हो जाता है, इस पर भी निकालोगे जो है अलग मान आएगा। सबसे ज्यादा मान जो है वो किस पर आने वाला है, यानी कि cos पाई का मान कितना होता है, 1 के बराबर। cos पाई का मान कितना होता है, 1 के बराबर, और जब ये cos पाई 1 होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या हो सकता है, जूल होगा। अगला देखो, चूज द वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखो इसमें कौन बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये बोल रहा है इसमें से कौन है जो क्या है, फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसमें जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा वो कौन सा बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वैसे भी ध्यान रखोगे कि जिसमें इंटेंसिटी लगा रहे ना तो वो ज्यादातर जो है कि इसमें क्या रहता है, वो वेक्टर ही रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज
इज मेजर, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो इसका फॉर्मूला बताए होंगे कि सिग्मा से लिखते हैं और ये होता है क्यू और बट्टा में ए, तब कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको देखो इसमें क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अर्थ का, तो अर्थ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ले लेते हैं, तो वो ध्यान रखोगे 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, द कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू, जो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसमें कैपेसिटी का फॉर्मूला ध्यान रखोगे, C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में R, तो ये सबको कांस्टेंट मान के चलो तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, R के, यानी कि ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें तो पहले से छप गया हुआ है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, D। चलो अगला देखो, when dielectric is placed into the gap of a parallel plate capacitor, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में जो उसका गैप है, इसके बीच में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होगा उसमें क्या चेंज आएगा, तो ध्यान रखोगे ये इंक्रीज कर जाता है, ये डायरेक्ट याद रखोगे क्या होता है, ये इंक्रीज कर जाता है। अगला देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर, अब बताओ चार्ज जो कैपेसिटर रहेगा तो एक पर पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव, तो जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो जब भी नेट की बात करेगा तो जितना प्लस में उतना माइनस में, तो जोड़ करके जो है कितना आ जाएगा, 0 के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखो, इन एबोनाइट रॉड इक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज, एक रॉड है जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो बोला है कि नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन बताइए कि उस पर जो है कितना इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होगा वो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या इतना समझ लो कि इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन है ये अपने को बताना है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज जो है क्यू बराबर दे ही दिया है ये कितना के बराबर है, 6.4 इंटू में 10 टू द पावर -10, तो Q बराबर फॉर्मूला लगाओगे Ne का, अब चूंकि Q बराबर तो हम लोग जान ही रहे कितना होता है, Q बराबर, सॉरी Q जो है कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू में 10 टू द पावर -10 इक्वल टू, बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा ना, यानी कि N पूछा और ये होता है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19, तो n जब निकालोगे तो लिखना पड़ेगा 6.4 इंटू में 10 टू द पावर -10 और बट्टे में आ जाएगा 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19, n के साथ मल्टीप्लाई में था तो बट्टा में गया, अब कितना बनेगा ये, इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो देखो एक पॉइंट इसमें भी एक पॉइंट इसमें भी, तो हट जाएगा, तो 64/16 आ जाएगा और इंटू में 10 टू द पावर, देखो ये 19 ऊपर जाकर के माइनस का प्लस बनेगा, तो 19 में से 10 अगर माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इससे इसको कट करोगे तो 4 आएगा, तो 4 इंटू में 10 टू द पावर कितना होगा, 9, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ लो, चलो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहता है न्यूमेरिकल टाइप में, तो ध्यान रखोगे। चलो आगे बोल रहा है कि इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइंस, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, देखो यही होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है इसी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ऑप्शन ए। अगला देखो, दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है, एक का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो देखो C1 अपने को पता है 1 माइक्रोफैराड है, C2 अपने को पता है 2 माइक्रोफैराड है, तो कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो देखो दो के लिए, अच्छा ये सीरीज में कनेक्टेड है,
दोनों किस में कनेक्ट किया गया। तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए अगर 2 दिया रहे तो उसके लिए दोनों को गुना करो और जोड़ करके भाग दे दो, ध्यान रखो। तो दोनों को गुना करोगे तो 1 × 2 और फिर जोड़ करके भाग भी देना है, तो कितना आ जाएगा 2 और बट्टे में सॉरी यहाँ भी तो 2 होगा ना, तो 2/3 माइक्रोफैराड, 2/3 माइक्रोफैराड, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला देखो, हाँ ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोला कि ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज्ड अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू ए अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C2 है, तो देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच विल बी। अब देखो इसको ऐसे समझो कि कोई एक कैपेसिटर है जिसके लिए जो है बोल दिया है कि पोटेंशियल कितना है, V के बराबर है। तो अब अगर इसका हमको कैपेसिटी बताना हो तो कितना, सॉरी चार्ज अगर बताना हो तो कितना बन जाएगा, Q बराबर हम लोग जानते हैं CV होता है। तो पहले के लिए निकालोगे तो C की जगह पर जो है C1 रखना पड़ेगा, यानी कि Q बराबर बन जाएगा C1 और इंटू में V। अब दूसरा बॉडी जो है, जैसे एक बॉडी पर ये Q1 मान लेते हैं इसको, जैसे एक बॉडी है तो इस पर तो इतना चार्ज है Q1, और दूसरा बॉडी जो है वो क्या है भाई, अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि Q2 क्या है, 0 के बराबर। अब क्या करोगे कि जब ये इस दोनों को कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि चार्ज जो है वो बता दिए हैं कि इक्वली जो है वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ जाता है, एकदम बराबर में जो है बटेगा, यानी कि ये बन जाएगा Q1 + Q2 और बट्टा में 2, इस तरीके से चार्ज बटेगा। और पोटेंशियल जो है इसका क्या हो जाए, इक्वली डिवाइड होगा, जितना पोटेंशियल इसको मिलेगा उतना ही पोटेंशियल जो है फिर क्या होगा, इसको मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = तो ध्यान रखो ऊपर लिखना है टोटल चार्ज, ऊपर लिखना है टोटल चार्ज और बट्टे में आ जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज और बट्टे में टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज जो है वो कितना है, देखो आधा आधा बटेगा, बट टोटल चार्ज की बात करोगे तो यही है ना, एक का तो 0 ही है, यानी कि ये है C1V और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, तो एक C1 है और दूसरा C2 है, यही आपका कहलाएगा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो P वेक्टर दे दिया है, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया जाए तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, या तो लिखते हैं हम लोग PE sin थीटा, या अगर हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखते हैं P वेक्टर इक्वल टू, सॉरी क्या लिखा रहा है भाई, अच्छा टॉर्क ना था, यहाँ पर क्या है टॉर्क, या तो इतना लिखो नहीं तो फिर जो है तुमको लिखना पड़ेगा टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। पता है कि साइन थीटा हटाने से क्रॉस आता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, बोला द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर, ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताना है। अभी सबको जो अलग से सॉल्व उतना करने की जरूरत है, डायरेक्ट जो सॉल्व करो। देखो ये दोनों किसमें, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो सीरीज में है तो इसको सॉल्व करो। सीरीज के लिए बता दिए कि देखो दोनों सेम है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो किसी एक को उतारना है, और चूंकि 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा, कितना बनेगा 3 माइक्रोफैराड, इतना आ गया। अब क्या करो कि यहां से जो मिला इसको, और ये जो पहले से एक और प्रेजेंट है, ये दोनों अब पैरेलल में आ जाएगा, ये 3 माइक्रोफैराड और ये कितना है 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हम लोग इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 3 माइक्रोफैराड और प्लस में कितना आ जाएगा आपका 6 माइक्रोफैराड, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओ सॉरी,
ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। इतना ही बनेगा ना। पहले वो सीरीज में है तो सीरीज में इसी तरीके से हम लोग ये करेंगे, तो उसका बन जाएगा आपका 3, और चूंकि ये दोनों पैरेलल में होगा तो आ जाएगा 9 माइक्रोफैराड। अगला देखो, द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक्चुअल में दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है बट इसमें आ गया है, तो आंसर याद कर लेना कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो V² होगा इसमें आंसर। एसआई यूनिट ऑफ, ये भी दूसरे का एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का ध्यान रखो, एसआई यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। अगला देखो क्या बोल रहा है, बोला कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ये जो 64 आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसमें से किसी एक की, मतलब हर एक की जो है कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड है, इस सब को एक साथ कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो बोल रहा है कि जो बड़ा ड्रॉप है उसकी कैपेसिटी कितना के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करके देखो, जैसे अगर हम छोटे ड्रॉप की बात करें और एक बड़ा ड्रॉप ले लेते हैं, इसके रेडियस को हम लोग मानते हैं कि स्मॉल आर है और इसके रेडियस को हम लोग मानते हैं कि कैपिटल आर है। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम लिखना हो, स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 पाई स्मॉल आर का पावर 3 होगा, और इसका वॉल्यूम अगर लिखना हो तो 4/3 पाई कैपिटल आर का पावर 3 होगा। अब ध्यान रखो, इतना छोटा छोटा टोटल 64 जब मिलाते हैं तब एक बड़ा बनता है, तो इसका वॉल्यूम, टोटल 64 का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो है आपस में बराबर होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू में 4/3 इंटू में 10 टू दी पावर कितना हो, सॉरी पाई इंटू में r का पावर 3, ये बराबर होगा किसके? तो 4/3 पाई कैपिटल R का पावर 3। अब इसमें से देखो कुछ कट हो रहा है, हाँ 4/3 पाई 4/3 पाई कट हो गया, तो कैपिटल R का पावर 3 जो है ये कितना के बराबर आ रहा है? कैपिटल R का पावर 3 जो है ये बन जाएगा 64 और इंटू में R का पावर 3। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम लोग 64 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 3 इंटू में R का पावर 3, सब पर से 3 हटा दोगे तो ये जो R है ये बन जाएगा आपका 4, कैपिटल R जो है वो कितना के बराबर आ जाएगा? 4R के। अब यहीं से एक बात समझना, देखो जो हर एक छोटा ड्रॉप है उसकी कैपेसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि स्फेरिकल के लिए कैपेसिटी लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में स्मॉल r, और ये कितना के बराबर दिया हुआ है? 5 माइक्रो फैराड के बराबर। ये कितना के बराबर दिया हुआ है? 5 माइक्रो फैराड के बराबर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में r। अब क्वेश्चन हमसे जो है किसका जो है पूछा है कैपेसिटी? बिग ड्रॉप का, तो बिग ड्रॉप के लिए c बराबर जो लिखोगे तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में कैपिटल आर। अब इसमें क्या करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर का मान हम लोग निकाल चुके, 4r के बराबर, तो इसको अलग कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r को अलग रखो, और इंटू में एक 4 पहले से है। अब देखो इसका मान हम लोग अभी उस साइड निकाले हैं, कितना के बराबर है? 5 के, और इंटू में कितना हो जाएगा? 4, यानी कि ये आ जाएगा 20 सॉरी कितना बन जाएगा? कैपेसिटी पूछ रहा था ना, तो ये आ जाएगा 20 माइक्रोफैराड। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो ध्यान रखोगे इसको, एक दो मरतबा इसको बना करके प्रैक्टिस कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो पीछे भी देख लिया, 8.85 इंटू में 10 टू द पावर कितना होता है? -12। बोला द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड चार्ज होलो स्फीयर। जो चार्ज होलो स्फीयर होता है उसके अंदर अगर तुमसे पूछता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो ध्यान रखना है ये कितना के बराबर होता है? 0 के, इसलिए कि अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता है। बोला 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी है, 3 कैपेसिटर है और हर एक की कैपेसिटी जो है वो कितना के बराबर है? सी के। किसमें कनेक्ट किया गया? सीरीज में। तो बोला रिजल्टेंट बताइए। ये अभी बताया कि देखो 3 कैपेसिटर है और हर एक की कैपेसिटी सी है, अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सिंपल है, हर एक की कैपेसिटी सी है तो किसी एक को उठाना है, और चूंकि 3 है तो 3 से डिवाइड कर दोगे,
यानी कि कितना आ जाएगा C/3। ये सीरीज के लिए। अब पैरेलल के लिए बोलता तो हम लोग क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। अगला देखो, डायमेंशन ऑफ चार्ज करा कि डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन ध्यान रखना 80 होता है। तो सब बच्चे को पता होगा कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है। बोला है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस इज F इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, डिस्टेंस यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या लिखा हुआ है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया, हाफ बना दिया है। बोला देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी, तब बोला उसके इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या वैल्यू होगा। तो एक चीज ध्यान रखो, जैसे दो चार्ज है, एक यहाँ पर है +Q, एक और चार्ज है यहाँ पर -Q, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो कितना के बराबर है, R के। तो F का क्या फॉर्मूला होगा, F बराबर K Q1 Q2 और बट्टे में क्या आ जाता है, R का स्क्वायर। अब कह रहा है कि डिस्टेंस को हम हाफ कर दिए, मतलब ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था इसको हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए। इसके डिस्टेंस को हाफ कर दिए, यानी कि पहले R था, अब कितना हो गया, R/2। तो इसके लिए जो F न्यू लिखोगे, न्यू फोर्स, वो कितना के बराबर आ जाएगा, तो K Q1 Q2 और बट्टे में R/2 का स्क्वायर करना है, जो डिस्टेंस है। अब बताओ इसका स्क्वायर करके देखो कितना बन जाएगा। ये बनेगा K Q1 Q2 और बट्टे में R स्क्वायर और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ, F न्यू इक्वल टू K Q1 Q2 बट्टा में R का स्क्वायर इंटू 4। अब बताओ ये पुराना वाला था कि नहीं, पहले यही था ना F, तो इसके जगह पर F रख दोगे तो F इंटू में 4 आ जाएगा। तो यानी कि न्यू फोर्स जो है वो पहले वाले का कितना गुना हो गया, 4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखो, बोला है कि व्हेन +Q चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, जब हम लोग किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर +Q चार्ज प्लेस करते हैं तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा। तो ये बता चुके हैं कि ये होता है Q/ε0, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस और बट्टे में ε0। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, कोई चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर और उसके अंदर जो है तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो वो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। अगला देखो, करा कि दो कैपेसिटर है और हर एक की कैपेसिटी क्या ऐसी है, और इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि सीरीज के लिए जो आंसर आया था वो C/3 था। दो कैपेसिटर है और इसको किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में। तो एक जो है दो कैपेसिटर है तो किसी एक को उठा लोगे, मतलब एक के कैपेसिटी को उठा लोगे, और नंबर देख लेना, 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2C। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर इसमें से किसका यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर इसमें से किसका यूनिट होता है। ये आ जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होगा, तो ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो अगला देखो, बोला कि सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट। तो देखो कलेक्टिंग प्लेट, एक प्लस और एक माइनस होता है ना, तो प्लस वाले को हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, कलेक्टिंग प्लेट है, जो माइनस वाला है उसको हम लोग बोल देते हैं ये क्या है, कंडेंसिंग प्लेट है। तो इसका अगर सम करोगे तो जितना प्लस में होता है उतना ही माइनस में होता है, तो नेट जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला देखो, बोला कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट। बोला है कि किसी कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा जब उसका कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। तो बताओ चार्ज बराबर दे दिया है 1 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल दे दिया है यानी कि V बराबर 1 वोल्ट, ठीक है।
तब कह रहा है कि बताइए चार्ज कितना होगा, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं CV, तो C का मान है सॉरी ये क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं CV, तो CV 1 है और ये कितना के बराबर था, ये भी 1 है, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन पे भी खेल रहा, देखो कूलम 1 में ही दिया 1 माइक्रो कूलम, तो वो माइक्रो फैराड में था, तो इसलिए तुमको माइक्रो कूलम लगाना है। अगला देख लेते हैं। चलो आज इतना ही क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन बताए हैं तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, है ना, अच्छे से देख लेना है, पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। इसमें अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे देखते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है तो उसको हम लोग देख लेंगे आगे। फिलहाल इतना क्वेश्चन जो अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है यहीं खत्म करते हैं, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।